हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उद्यमिता विकास में उद्यमिता अभिप्रेरणा देखेंगे। अभिप्रेरणा, ठीक है। उद्यमिता अभिप्रेरणा, इसका नाम देखिए। उद्यमिता को तो हमने देख लिया, समझ लिया क्या है। अब अभिप्रेरणा देखिए, इसके नाम में लास्ट में जो 3 वर्ण है, क्या है? प्रेरणा। मतलब एक प्रेरणा देना या एक प्रेरणा जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करे? व्यवसाय की स्थापना करे, व्यवसाय करने लगे या स्वरोजगार करने लगे, जिसे हम अभिप्रेरणा कहेंगे। अभिप्रेरणा व्यक्ति के दिल से या व्यक्ति के मन से स्वयं से उत्पन्न होती है या किसी के द्वारा भी उसे प्रेरित किया जाता है, तो वह भी अभिप्रेरणा होगा। किसी की उपलब्धि हो या किसी के उदाहरणों से हो या मित्रों द्वारा, परिचितों द्वारा या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी कार्य को या किसी व्यवसाय को प्रेरित किया जाता है, तो यह अभिप्रेरणा कहलाया जाएगा। देखते हैं हम अभिप्रेरणा मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, मानव शक्ति मतलब मानव, ठीक है। हमारे व्यवहार को क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है, अर्थात मार्गदर्शन कर किया जाता है। किस लिए? व्यवसाय करने के लिए किया जा रहा है। हम उद्यमिता पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय को ही पढ़ेंगे ना। तो क्या किया जा रहा है? निर्देशित किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अभिप्रेरणा है। हमें प्रेरणा दी जा रही है, निर्देशित किया जा रहा है, अर्थात प्रेरणा दी जा रही है। अब अभिप्रेरणा, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेरणा, ठीक है। अर्थात अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अंग्रेजी में हम इसे मोटिवेशन कहते हैं, जो इस शब्द से बना है, मोटिव शब्द से, जिसका अर्थ होता है इच्छा जागृत करना। किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत करना। हम हमारे मित्रों के मन में इच्छा जागृत करते हैं ना कोई कार्य करने के लिए। अरे क्या तू नहीं कर सकता क्या? उस व्यक्ति ने तो वो कार्य कर लिया, फिर तो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? ऐसी इच्छा जागृत करते हैं ना। या हमारे सगे संबंधी हमारे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा जागृत करते किसी कार्य को करने के लिए कि अरे उसने किया, तू नहीं कर सकता क्या? तेरी तो कुछ अलग ही बात है, ठीक है। तो ये होता है अभिप्रेरणा, मतलब इच्छा जागृत करना। अब हम इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया देखते हैं। तो अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1938 में लेस्ली ने किया। 1938 में लेस्ली ने किया था। अब अभिप्रेरणा की हम परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर विलियम जी स्टॉक की परिभाषा है अभिप्रेरणा के लिए। अभिप्रेरणा से आशय वांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों की क्रिया को प्रोत्साहित करना, ठीक है। लोगों की क्रिया को प्रोत्साहित करना, किसके लिए? एक वांछित या एक अपेक्षाकृत लक्ष्य के लिए किसी की क्या करना है? कार्य को या किसी की क्रिया को प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, मोटिवेशन कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। एक बार ध्यान में रखिएगा, किसी की भी परिभाषा लिखे तो उसे स्टार्ट कहाँ से करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और फुल स्टॉप के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करना है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम अभिप्रेरणा की विशेषताएं देखते हैं। तो अभिप्रेरणा की जो विशेषता है उसमें सबसे पहला क्या लिखा है हमने? प्रबंधकीय कार्य। अब व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है। हम उद्यमिता पढ़ रहे तो व्यवसाय से संबंधित ही पढ़ रहे, तो क्या है पहली विशेषता? प्रबंधकीय कार्य, अर्थात जो व्यवसाय स्थापित किया जा रहा है, व्यवसाय की स्थापना की जा रही है, उससे या उसका प्रबंध उसके प्रबंध से संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा की जाएगी, प्रेरणा दी जाएगी, सीख दी जाएगी, मार्गदर्शन दिया जाएगा किस प्रकार व्यक्ति को हमारे व्यवसाय से संबंधित क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। उसके पश्चात सहयोग प्राप्त करने का साधन। अब ये सहयोग प्राप्त करने का भी साधन है। सहयोग सिर्फ रुपये पैसों का नहीं होता, एक एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, एक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम किसी कार्य को या कुछ भी नहीं करना चाहते, तो किसी व्यक्ति को मिलकर हम उसके व्यवहार से या उसके स्वभाव से, उसके मार्गदर्शन से इतना ही प्रेरित हो जाते हैं कि क्या करने लग जाते हैं? हम फिर से नॉर्मल रूप से जीने लग जाते हैं या कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सहयोग है, ठीक है।
फिर उसके पश्चात आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा में प्रत्यक्ष संबंध। हमारी जो आवश्यकताएं है, अर्थात हम व्यापारी है, बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेसमैन है, तो हमारी भी व्यवसाय से संबंधित जो, अब व्यवसाय से ही संबंधित पड़ेंगे। अभिप्रेरणा तो सिर्फ व्यवसाय से ही नहीं, जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा मिलती रहती है। तो हम व्यवसाय के संदर्भ में ही पढ़ेंगे, उद्यमिता पढ़ रहे हैं तो आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा में क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है। किस प्रकार से प्रत्यक्ष संबंध? हमें आवश्यकता है उत्पादन बढ़ाने की, उत्पादन बढ़ाना छोड़ दीजिए, हमें रोजगार की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, स्वरोजगार स्थापित करेंगे, व्यवसाय स्थापित करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आवश्यकता उत्पादन करने की, उत्पादन को बढ़ाने की, उसकी बिक्री बढ़ाने की, लाभ को अधिक अर्जित करने की, कर्मचारियों को सही तरीके से संचालित करने की, इकाई को सही तरीके से प्रबंध करने की, संचालित करने की, तो ये आवश्यकता है। और इसके लिए हम अभिप्रेरणा किससे लेते हैं, जो हमसे बड़े व्यापारी है, हमसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे हम क्या करते हैं, अभिप्रेरणा लेते हैं। अर्थात क्या है, आवश्यकता और अभिप्रेरणा। यदि हमारी आवश्यकता है तो हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। ये दोनों में क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। फिर उसके पश्चात मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया है। यदि हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव ही नहीं पड़ा तो हम कुछ करेंगे क्या, नहीं। हमारे दोस्त ने कहा कि भाई आप क्या करो, एक व्यवसाय की स्थापना करो, तो हमारी इच्छा ही नहीं है, तो क्या हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पर उसकी बातें हमारे दिमाग में घर कर गई और हम सोचेंगे नहीं, सही बात है, व्यवसाय करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इसमें तो बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। फिर उसके पश्चात अभिप्रेरणा के अनेक स्रोत होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई हमें बोल के ही प्रेरित करे, हम किसी की जीवनी देखकर प्रेरित होते हैं, किसी की फिल्में देखकर, ठीक है, बहुत सी फिल्में होती हैं जो हमें प्रेरित करती है, किसी का भाषण सुनकर, किसी घटना को देखकर हम क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। मतलब अभिप्रेरणा के कई स्रोत हैं। फिर उसके पश्चात व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव। अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को नकारात्मक से सकारात्मक बनाती है, निराशा से ऊर्जा की ओर ले जाती है। फिर उसके पश्चात निरंतर गतिशील प्रक्रिया। यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। आज हमें अभिप्रेरणा मिल रही है, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, आने वाले युगों में, आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अभिप्रेरणा निरंतर चलती रहेगी, चाहे हम रहे ना रहे, कई जमाने आए, कई युग आए, कई समय बदले, पर कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा व्यक्ति को मिलती रहेगी, उसका मनोबल बढ़ता रहेगा, उसे मोटिवेट किया जाता रहेगा। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। तो ऐसे कौन से स्रोत है जिससे हमें अभिप्रेरणा मिलती है? तो उसमें प्रथम क्या है, शक्ति अभिप्रेरणा। शक्ति अभिप्रेरणा अर्थात दबाव। किसी ना किसी दबाव में आकर हम किसी कार्य को करते हैं, तो वह इस अभिप्रेरणा में आएगा, शक्ति अभिप्रेरणा में। फिर उसके पश्चात संबंधन अभिप्रेरणा। संबंधन, ठीक है, संबंधन अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति किसी लगाव के कारण कार्य करता है, ठीक, कोई लगाव होता है उसका, इसलिए वो कार्य करता है। फिर उसके पश्चात उपलब्धि अभिप्रेरणा। किसी उपलब्धि की चाह में, ठीक है, किसी उपलब्धि की चाह में व्यक्ति कार्य करता है, यह उपलब्धि अभिप्रेरणा। फिर हम अभिप्रेरणा के सरकारी प्रयास देखते हैं या सरकारी प्रेरणात्मक उपाय देखते हैं, जिससे अब सरकारी प्रेरणात्मक यहाँ तक तो भाई जो भी है आपका ये उद्यमिता अभिप्रेरणा उसकी विशेषता है, अभिप्रेरणा के स्रोत, ये तो आपके निजी जीवन में भी लागू हो सकते हैं, ठीक है, चाहे आप व्यापार करें या ना करें, इतना पोषण तो आपके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। परंतु अब हम व्यापार भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ों को तो हमें मानना ही है, क्योंकि हम सभी के जीवन में है। पर अब यदि हम व्यापारी है तो हमारे लिए सिर्फ हमारी या बाकी अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, इतना नहीं है। सरकार
का भी प्रयास हमारे व्यापार को सकारात्मक बनाने के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद है। तो सरकार की नीतियाँ उल्टी सीधी रही तो क्या व्यापार उन्नत हो पाएगा? क्या नहीं। व्यापार ऊपर जाने से तो क्या होगा? गतिमान होने से, अर्थव्यवस्था को विकसित करने से तो दूर हो जाएगा, सीधा धरातल पे गिर जाएगा, नुकसान ही नुकसान हो जाएगा और आदमी को व्यापार बंद करना पड़ेगा। इसलिए सरकारी प्रेरणात्मक उपाय भी किए जाते हैं जिससे व्यापार बढ़े। उसमें सबसे पहला भूमि व्यवस्था, व्यवसायियों को औद्योगिक क्षेत्रों का विभाजन कर कम व्यय पर, कम धन पर भूमि की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, उन्हें भूमि पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जाती है जिससे इकाई स्थापित हो और इकाई का समुचित रूप से संचालन हो। देखते हैं ना, कोई भी क्षेत्र बिल्कुल कंपनियों के लिए ही आवंटित होता है, वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, वहाँ पे कंपनियाँ ही खुलेगी। फिर उसके पश्चात आधारभूत सुविधाओं का विकास। आधारभूत सुविधाएं भी महत्वपूर्ण है, जैसे बिजली की समस्या रहती है तो बिजली होना चाहिए ना उस क्षेत्र में। फिर पानी भी लगेगा, पानी की समस्या भी दूर होनी चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए यातायात के साधनों के लिए। फिर उसके पश्चात संचार के लिए अच्छे नेटवर्क्स वगैरह, ये भी सुविधाएं मूलभूत या आधारभूत सुविधाओं की श्रेणी में आती है। इनका भी विकास शासन ने करना चाहिए। तो बिजली ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो क्या हम वहाँ पर अच्छी इकाइयों की स्थापना कर पाएंगे? बंजर भूमि है, बंजर जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर व्यवसाय के लिए बंजर भूमि भी पर्याप्त है। कोई उत्पादक भूमि की आवश्यकता नहीं, उर्वरक भूमि की आवश्यकता नहीं, बस वहाँ पर पानी होना चाहिए। तो पानी नहीं रहा, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, तो हो सकता है क्या? नहीं। फिर वित्तीय अनुदान, सरकार ने व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान देना चाहिए, ठीक है, लोन देना चाहिए जिससे हम व्यवसाय स्थापित करें। फिर ब्याज अनुदान, हम लोन लेते हैं उसका जो ब्याज है उसमें क्या मिलनी चाहिए? सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो व्यवसाय कोई भी व्यक्ति करना चाहेगा, यदि सब्सिडी नहीं मिल रही है तो हम लोन लेना चाहेंगे क्या? नहीं। तो लोन ही नहीं लेंगे तो व्यवसाय की स्थापना कैसे करेंगे? हर व्यक्ति पारिवारिक रूप से सक्षम हो, इतना तो हो नहीं सकता। फिर उसके पश्चात करों में छूट, सरकार टैक्स लगाती है, उन टैक्स में छूट होनी चाहिए। नहीं तो दुनिया भर के टैक्स हम पर थोप दिए, जितना फ़ायदा नहीं हो रहा, जितना हमारी अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं, उससे ज़्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, तो फिर काम करके कौन सा फ़ायदा भैया? या इंडस्ट्री स्थापित करके कौन सा फ़ायदा? फिर राजकीय क्रय नीति, अब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसका जो क्रय है सिर्फ साधारण जनमानस करेंगे क्या? नहीं, सरकार ने भी उन उत्पादन को खरीदना चाहिए, उसको क्रय करना चाहिए। तो क्या होगा? ये हमारे उत्पादन को उन्नत करने में सहयोग प्रदान करेगा। तो ये है व्यवसाय के लिए सरकारी अभिप्रेरणात्मक उपाय, सरकारी अभिप्रेरणा। तो आज हमने अभिप्रेरणा देखा, जो होता है मोटिवेशन, अर्थात प्रेरित करना किसी कार्य के लिए, जो हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है और व्यावसायिक जीवन में भी, जिसमें आज हमने अभिप्रेरणा की विशेषताएं, उसके अभिप्रेरणा के स्रोत और अभिप्रेरणा के सरकारी प्रयास अभिप्रेरणा के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य होते हैं।